दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है काल सर्पा। मैं महात्मा कालदूत नागद्वीप का रक्षक नागद्वीप के सभी निवासियों के साथ आपको इस द्वीप की सामग्री स्वीकार करता हूँ। नागतांत्रिक नगीना। इसी के साथ नगीना कालदूत पर वार कर देती है। यह मुकुट तो मैं ग्रहण करूँगी ही, लेकिन पहले तेरा लहू ग्रहण करूँगी कालदूत, क्योंकि तूने मेरा बहुत लहू जलाया है। तेरे ही कारण मैं आज तक नागद्वीप की सामग्री नहीं बन पाई। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा कालदूत। अब तू नगीना के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। चिंता मत करो, हमारी गोलियां अभी इस शैतान को ठंडा कर देंगी। गोलियां? इसका मतलब फिर जागते हुए नागद्वीप की सामग्री बनने और कालदूत को ख़त्म करने का सपना देखने लगी। वास्तविकता में यह कि मैं इस समय नागद्वीप में नहीं हूँ, महानगर में हूँ, और मैंने सपना देखते हुए अपनी जो तंत्र शक्तियाँ छोड़ी हैं उन्होंने उस बला का निर्माण कर दिया है जो महानगर वासियों पर कहर बरसा रही है। अच्छा है, इस शहर में रहने वाले हैं ही इस लायक, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नागराज इन सब का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज मेरी तंत्र शक्तियों से निर्मित इस बला के हाथों यह नगर तबाह होने से बच पाएगा। मेरी तंत्र शक्तियाँ बता रही हैं कि इसका शुभचिंतक नागराज एक अत्यंत शक्तिशाली संकट से भिड़ने यहाँ से हजारों मील दूर गया हुआ है। चीखो, खूब चीखो, लेकिन बचोगे नहीं। बचाओ। तुम्हें बचाने वाला इतना दूर है कि अगर वह वहाँ से हवा बनकर भी चलेगा तो भी इस नगर के तबाह होने से पहले यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ओह, ये क्या? नगीना को क्या मालूम था कि मजलूमों की चीख पर उन्हें बचाने के लिए हजारों मील का सफ़र पलक झपकते ही पूरा किया जा सकता है शक्ति के द्वारा। कहाँ से आया यह महानगर को तहस नहस कर देने वाला, और ये ऐसा कर क्यों रहा है? ओह, सोचने का काम बाद में, पहले इसे ख़त्म करने का काम किया जाए। शक्ति के वार करने से पहले ही उसने शक्ति पर वार कर दिया। ओह, यह काम भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी मुझे कोई पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैंने एकदम सही सोचा। इसके इर्द गिर्द जो किरणों का कवच है वह मेरे बालों को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा। मेरी ऊष्मा भी उस पर प्रभाव नहीं डाल रही। यानी अब तो कुछ तभी हो सकता है जब इसके शरीर से वह कवच हट जाए। लेकिन सवाल यह है कि वह हटे कैसे? एक सेकंड, बिना कवच हटाए भी इसका काम तमाम किया जा सकता है। हाँ, ऐसा करने के लिए मुझे इस गटर में जाना होगा और ठीक उस जगह को अपना निशाना बनाना होगा जहाँ उनके पाँव के दोनों तलवे हैं। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हो गया। शक्ति की तीव्र ऊष्मा उसके दोनों तलवों को चीरते हुए उसके शरीर में समा गई, और शक्ति की ऊष्मा शरीर में समाने के बाद कोई भला बच पाया? सारे दृश्यों को देखती नगीना की पथरा चुकी आंखें मानो फिर से जीवित हुईं। नागतांत्रिक नगीना की तंत्र शक्ति समाप्त हो गई, वो भी इतनी आसानी से। क्या महात्मा कालदूत के अलावा भी ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है जो ऐसा कर सकती है? नहीं, मैं शायद फिर जागते हुए सपना देख रही हूँ। अपनी आंखें मलकर देखती हूँ। नगीना को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। आंखें मलने के बाद भी वही दिखा। नहीं, यह सपना नहीं, वास्तविकता है। उसने वास्तव में मेरी शक्ति को समाप्त कर दिया है। मुझे पता करना होगा कि यह शक्ति क्या है, क्योंकि मुझे इसके रूप में वह साधना नज़र आ रहा है जिसके बल पर मैं अपना सपने को वास्तविकता में बदल सकती हूँ। शक्ति कोई देवी शक्ति है, परंतु वह पृथ्वी पर किस रूप में मौजूद है ये मैं जान नहीं पाई हूँ। परंतु इतना जरूर जान चुकी हूँ कि पृथ्वी पर देवी शक्ति की जिन
मानवों से संबंध हैं, उनमें यह चंदा नामक युवती और तरुण नामक यह युवक विशेष है। और इनमें से डॉक्टर तरुण नामक यह युवक मेरा सपना पूरा करने का साधन बनेगा। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी और उस तैयारी के साथ मुझे एक चक्कर नागदीप का लगाना होगा। अच्छा हुआ कि मैं यह जानती हूँ कि वर्षा ऋतु की यह बेला महात्मा कालदूत की घोर साधना की बेला होती है। इस बेला में कालदूत अपनी गुफा में गहरी साधना में लीन होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो नागदीप का यह चक्कर मुझे बहुत ही महंगा पड़ता। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मेरे सामने बस नागदीप के ये छोटे मोटे पहरेदार हैं, जिन्हें मैं अपनी तंत्र शक्तियों की आंधी से तिनकों की तरह उड़ा सकती हूँ। और नगीना ने उन पहरेदारों पर हमला कर दिया। मुझे इसी सर्प गुफा में पहुँचना था। इसी के अंदर मेरे मतलब की चीज़ मौजूद है। लेकिन पहले मुझे इन सामानों को इधर उधर फेंकना है, जिन्हें मैं साथ लेकर आई थी। अब मैं जल्दी इस गुफा के अंदर चलूं, क्योंकि मुझे जल्दी ही दिल्ली वापस लौटना है। नागतांत्रिक नगीना के जरिए एक मुसीबत नागदीप से दिल्ली पहुंचने वाली थी और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। अब मुझे चलना चाहिए। तरुण, अभी जाकर क्या करोगी? थोड़ी देर और बैठो। चलो एक कप कॉफ़ी और पीते हैं। नहीं तरुण, अब मैं नहीं रुक सकती। मुझे अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। चलती हूँ, फिर आऊँगी। हाँ, इस तरह तो तुम कई बार आओगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कब आओगी? मुझे तो नहीं लगता कि इस जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म होने जा रही है नागदीप से आई इस शक्ति की वजह से। नगीना किस शक्ति की बात कर रही है जो तुझमें समा जाएगी? नागदीप से आई वह शक्ति जैसे ही हरकत में आई, वैसे ही नागदीप में स्थित महात्मा कालदूत की इस गुफा में खलबली मच गई। नहीं नहीं, क्या हुआ महात्मा? एकाएक आपका ध्यान भंग होने का कारण क्या है? कालसर्पा कहाँ है? आपने उसे जिस गुफा में कैद किया है, अब वह वहाँ नहीं है। उस गुफा के रक्षकों की हत्या करके वह भाग निकला। नहीं, ना तो कालसर्पा स्वयं मुक्त हुआ है और ना ही उसे किसी रक्षक की हत्या की है। अगर वह ऐसा करता तो हमें तुरंत ही उसकी सूचना मिल जाती, क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क के तार उसकी शक्तियों से जोड़ रखे थे। उसे तो किसी बाहरी शक्ति ने हमारी कैद से मुक्त कराया है। वह कौन है? उसे खोजना होगा। मिल गया, ये कपाल और ये कंठमाला जिसकी है वही कालसर्पा को यहाँ से मुक्त करा कर ले गया है। मुझे इसकी छानबीन करके इसके बारे में जानना है और उसे कालसर्पा को मुक्त कराने का दंड देना है। उसने कालसर्पा को मुक्त क्यों कराया महात्मा? ताकि वह अपनी असीमित प्रलयंकारी शक्तियों को प्रलय मचा सके, विनाश का घिनौना खेल खेल सके। कालसर्पा उसी तैयारी में था। हमारे देखते ही देखते वह आदमी भयानक प्राणी में बदल गया। प्राणी नहीं, कई फनों वाला नाग राक्षस बोलो। ओह, वह अपने फनों में से कुछ उगल रहा है। ये तो जहर है, वो भी इतना तेज कि फौलाद को भी पिघला रहा है। इस जहर की बूंदें हमें गिर गई तो हम भी पिघल जाएंगे। जिस पर भी वो जहर की बूंदें पड़ती वो मोम की तरह पिघल जाता। कालसर्पा चारों तरफ तबाही मचा रहा था। भागो यहाँ से, अपनी जान लेकर सभी भागे तो सही। लेकिन कालसर्पा के जहर ने पीछा नहीं छोड़ा और अब सभी जहर की चपेट में आने वाले थे कि बीच में वो फौलाद की दीवार आ गई और आ गई शक्ति। निर्भय हो जाओ, हलाल का यह तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। अभी यह खुद ही पिघलकर रह जाएगा। ओह, मेरी भीषण ऊष्मा के प्रभाव से यह अब संभल चुका है। अब ऊष्मा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, यानी अब इसका शरीर मेरी ऊष्मा का इम्यून हो गया है।
मुझे अब अपना दूसरा वार करना होगा। यह वार इस तरह कारागार सिद्ध नहीं होगा। मुझे इस वार की भयंकरता भी बढ़ानी होगी और इसे करने का तरीका भी बदलना होगा। शक्ति के हाथों से छूटी ऊष्मा ने हवा में मौजूद लोहे के सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्दी ही कालसर्पा पर आसमान से बड़े बड़े हथियारों की बारिश सी होने लगी। क्या कालसर्पा बच पाएगा? हर बरसता हुआ हथियार अपना असर दिखा रहा था। भीषण हथियारों की यह बारिश कुछ ही पलों में इसके प्राण उड़ा लेगी। ओह नहीं, हथियारों की यह बारिश भी इसके शरीर पर असर नहीं डाल रही। यानी इसका शरीर हथियारों का भी इम्यून हो गया है। अजीब से है, इसका शरीर कुछ ही पलों में किसी भी खतरे से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इस तरह तो इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ, इसे ख़त्म करने के बाद मैं सोचूंगी पहले खुद को और इस शहर को इसके हाथों से ख़त्म होने से बचाऊं। और इसके लिए उसे एक ऐसी कैद में कैद करना होगा जिससे यह कभी ना छूट पाए। लाजवाब कैद तैयार की थी शक्ति ने। वह बुरी तरह फंस भी गया था उस कैद में। शक्ति की ऊष्मा से पिंजरा बनता चला गया, लेकिन इसका क्या किया जाए कि वह फंसा नहीं रहा। ओह नहीं, मेरी कैद से बाहर निकलने के लिए उसने अपने शरीर को सूक्ष्म कणों में बदल लिया है। ठीक वैसे ही जैसे नागराज अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदलता है। ओह, यानी नागराज की तरह यह भी इच्छाधारी शक्ति का मालिक है। तभी कालसर्पा ने शक्ति पर एक जोरदार वार किया। ओह, यह और भी खतरनाक हो गया है। अब तो इसे ख़त्म करने के लिए मुझे अपनी तीसरी आँख खोलनी होगी। क्रोध से कांपती शक्ति के माथे पर तीसरी आँख प्रकट होने लगी। अब मानो प्रलय आने वाली थी, लेकिन यह क्या, तीसरी आँख तो खुल ही नहीं रही। मेरी तीसरी आँख तभी नहीं खुलती जब सामने कोई पूर्ण शक्ति हो, लेकिन यह शैतान पूर्ण शक्ति कहाँ से हुआ? इसका शरीर, इसके कारनामे तो ऐसे हैं कि इसे तुरंत ही भस्म हो जाना चाहिए। एक क्षण कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामने दिख रहा है वह झूठ है और असलियत अंदर छिपी हुई हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे असलियत को जानना होगा। दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते ही शक्ति पर मानो बिजली गिर पड़ी। एक अकल्पनीय दृश्य दिखाई दिया उसकी दिव्य दृष्टि ने। तरुण इस शैतानी रूप में है मेरे भगवान। शक्ति को अपना सिर घूमता सा लगा। इस बार के साथ और भी घूम गया शक्ति का सिर। कालसर्पा का एक जोरदार बार शक्ति पर पड़ा। उफ, किसी भयानक शैतान ने तरुण के शरीर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए उस पर मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति असर नहीं डाल रही। मुझे तरुण को उस शैतान से बचाना होगा, लेकिन कैसे? उस पर तो किसी के वार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। शक्ति के चेहरे पर चिंताओं की रेखा का डेरा जमता जा रहा था, क्योंकि वह सिर्फ तरुण को ही नहीं बल्कि शहर को भी तबाह के कगार पर खड़ा देख रही थी, और तबाही भी ऐसी जिसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक रुक गए विनाशकारी के पांव और एक जोरदार शक्ति आके कालसर्पा से टकराई। थम गए उस प्रलय के दूत के हाथ। लहराकर धड़ाम से जमीन पर गिरा उस आतताई का शरीर। ये कैसे हुआ? किसने किया? शक्ति एकदम से चकित रह गई। तभी उसे एक जवाब मिला, मैंने। कौन था जो शक्ति की मदद के लिए आया? नागराज? नहीं, नागराज तो बहुत दूर था। तो कौन आया शक्ति की मदद के लिए? क्या नगीना नागतांत्रिक नगीना नागदीप की सामग्री बन पाई? नागदूत और शक्ति के टकराव का क्या हुआ? क्या नागतांत्रिक नगीना नागदीप सामग्री बन सकी? नगीना क्या शक्ति की मदद से महात्मा कालदूत को समाप्त कर पाई?
शक्ति क्या काल सर्पा से महानगर को तबाह होने से बचा पाई? शक्ति तरुण के शरीर से काल सर्पा को निकाल पाई? काल सर्पा को किसने रोका? शक्ति की मदद को कौन आया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक में काल सर्पा भाग 2 देखें दोस्तों।